हमारी 10 दिवसीय कार्यशाला के छठे दिन के और इस कार्यशाला के 18वें तकनीकी सत्र में मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से प्रोफेसर लतिका शर्मा जी हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साढ़े शिक्षण अधिगम केंद्र श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय वालों ते साढ़े सारे वालों तुहानू जी आया नू। नमस्कार। मैम का अनुभव काफी ज्यादा रहा है। आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो विषय रहे हैं, जो मैं अभी देख रहा था, आपका जो आपने ब्रीफ आपने हमारे साथ जो शेयर किया था, आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, तो उसमें जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपके रिसर्च टॉपिक्स हैं, जो आपके रिसर्च एरियाज हैं, वो काफी ज्यादा जो है एनहांसिंग है, काफी ज्यादा जो है इंस्पायरिंग है। आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आप वहां पर 2016 से 2019 तक हेड के रूप में रहे हैं, जहां आपने वहां अपने सेंटर को, अपनी यूनिवर्सिटी के उस डिपार्टमेंट को MHRD की स्कीम के अंतर्गत सेंटर फॉर एकेडमिक एंड लीडरशिप के रूप में एस्टेब्लिश कराया है। साथ ही साथ आपने NCT के लिए एमएड कोर्स को भी मान्यता दिलाई है। आपके 25 से अधिक 15 विद्यार्थियों को आपके मार्गदर्शन में शोध डिग्री यानी PhD अवार्ड हो चुकी है। 25 से अधिक रिसर्च पेपर आपके पब्लिश हो चुके हैं। साथ ही साथ आपने 35 से अधिक सेमिनार, वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज कराया है। इस साथ के साथ आपका रिसर्च के जो आपके एरियाज हैं, जैसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग, साइको सोशियोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन, उसके अंतर्गत क्लासरूम एनवायरनमेंट, बुलिंग, परसिस्टेंस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, टीचर एजुकेशन, इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, जिसके अंतर्गत ब्रेन बेस्ड लर्निंग, इकोलॉजिकल अप्रोचेस टू लर्निंग, टीचर एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन आपका प्रिय विषय रहा है। सोशियोलॉजिकल और फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आप हमेशा ही MA एजुकेशन, एमएड और बीएड लेवल पर आप शिक्षण करते रहते हैं और अपने ज्ञान द्वारा छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। आज हमारे लिए यह अत्यंत खुशी का विषय है कि हमारी परियोजना अध्यक्षा जी ने आपको यहाँ हमारे लिए आमंत्रित किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को जो है हमेशा चयनित करने में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाती हैं। तो आज हमारे लिए भी एक अनमूल्य ही मोती को वो हमारे लिए पुनः हमारे समक्ष लाई है, उसके लिए आपका आभार। और मैडम, मैं आपका पुनः हमारे शिक्षण अधिगम केंद्र की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड के विषय में हमारा मार्गदर्शन करें आदरणीय प्रोफेसर लतिका शर्मा जी। एक विस्तृत आपने वर्णन किया और अच्छे शब्दों से मेरा परिचय दिया, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आशा है कि जो मुझे सुन रहे हैं उनके लिए ये सेशन लाभदायक होगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि जब कोई भी शोधार्थी मेरे पास आता है तो आज के विषय में जो चीजें चल रही हैं उनको समझने में हम रिसर्च का बेहतर उपयोग कैसे कर पाएं और पुराने पहिए को ही फिर ना बनाते रहें और जो कुछ नया हो रहा है उसको साइंटिफिक रिसर्च मेथड से एविडेंस बेस्ड हम रिसर्च कर पाए। तो इसी प्रयास में पिछले ऑलमोस्ट 20 सालों में मैंने अराउंड 12 अलग अलग विषय खोल लिए अपने शोधार्थियों के साथ और उसके अंदर मुझे खुद को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैंने ये नोट किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बहुत आसानी से यूज की जा सकती है। तो जो हम शिक्षक वर्ग हैं, हमारे लिए लैब में रिसर्च करना उतना सही नहीं रहता क्योंकि हम मैन मेकिंग के काम में जुड़े हैं। हमें समाज और विद्यार्थियों को
कल के लिए तैयार करना है, उनका आज सीखने में व्यतीत करते हुए, और जो हम कुछ कर रहे हैं उसका हर एक स्टेप जो है उनको आज जो छू रहा है वो उनके थ्रू बाहरी कम्युनिटी और बड़े विस्तृत समाज तक पहुंच रहा है। तो इसके लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मुझे जब से मैं खुद विद्यार्थी थी तब से लेकर अभी तक बहुत ही सही लगा है, और इसको सीखना और इसको प्रयोग में लाना बहुत आसान है। और इसके द्वारा आप अपने मन में जो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, टीचिंग, लर्निंग, इवैल्यूएशन, कैरेक्टर बिल्डिंग, मॉरल वैल्यूज, एटीट्यूड्स, इनके लिए आप अपने क्वेश्चनियर्स, रिसर्च टूल्स बनाते हुए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में यूज करते हुए आप अच्छी पब्लिकेशंस भी कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है अपने रिसर्च मेथड्स की पीपीटी खोलने में, किसी कारण से मेरा डॉक्यूमेंट वाला ही लॉक हो गया है। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं उसको अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे अमिता जी ने बताया है कि हमारे जो आज के पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों क्षेत्रों से टीचर्स अवेलेबल हैं। तो मैं देख रही हूँ कि काफी इनमें से डॉक्टरेट की उपाधि लिए हुए हैं, तो उन्होंने जरूर अपने लेवल पे रिसर्च करी ही होगी। यूजुअली एजुकेशन में हम करते हैं रिसर्च, वो एक्सपेरिमेंटल भी रहती है जब हम कुछ नया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैंने एक साधारण सा पावर पॉइंट बनाने की कोशिश की है और अब मैं उसको आपके साथ शेयर करती हूँ। डिस्क्रिप्टिव, जैसा कि नाम कह रहा है, हुआ कि समझाना क्या है, डिस्क्राइब करना। आज एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर से बात करते हुए एक और क्लैरिफिकेशन बातचीत में ही निकली, जो हम बहुत से चीजें अपनी फॉर्मल इनफॉर्मल बातों में सीखते हैं, कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो हम कोरिलेशन, एक्सपोज फैक्टो, एक्सप्लोरेटरी, रिलेशनशिप वाली स्टडीज भी कर रहे होते हैं, उनको हम इन्फरेंशियल कहें। और जो हम अक्सर थीसिस में देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस और इन्फरेंशियल एनालिसिस, तो उसी से ही एक और इस चीज पे रोशनी आई कि जहां पर आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं, मीन, मीडियन, परसेंटेजेस, कोई ग्राफिकल फीचर्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वहां पर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं विजुअल पिक्चराइजेशन से और स्टैटिस्टिक्स से। तो वहां आप किसी फिनोमिना को, किसी इवेंट को, किसी घटनाक्रम को जो सोसाइटी में हो रहा है, जो एजुकेशन के क्षेत्र में हो रहा है, उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको आप विस्तार से बता रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो हुई जो बताती है क्या है, व्हाट इज। विषय को एकदम सिंपल स्क्रिप्ट में रखते हुए जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड्स हैं वो कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं बता रहे, लेकिन वो जो सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब करते हैं। वो कोई एक्यूरेट प्रेडिक्शंस नहीं करते, लेकिन जनरलाइजेशंस करते हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में जॉन बेस्ट की एक किताब अक्सर रेफर करते हैं और हमारी मोस्ट ऑफ द रिसर्च प्रैक्टिस इसी से गाइडेड है। एक डेफिनेशन इधर दी है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी इज अ स्टडी डिजाइन टू डिपिक्ट द पार्टिसिपेंट्स इन एन एक्यूरेट वे। वो पार्टिसिपेंट्स आपके स्टूडेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, बच्चों के अभिभावक हो सकते हैं, और हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में सैंपल लेते हैं अपनी उस पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए। तो जॉन बेस्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को इस तरह से समझाते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज कंसर्न्ड with the analysis of the relationships between
non-manipulated variables and the development of generalizations, extending its conclusions beyond the sample observed. तो जो मैंने कहा, मुझे उसका एक बहुत ही कंसाइज फॉर्म ये नजर आता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एज गिवन बाय जॉन बेस्ट, that it is concerned with the analysis of relationships between non-manipulated variables, यानी जहां पर हम variables को जो अलग अलग साइको सोशल वेरिएबल्स हैं उनको मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं. We are studying the relationship between non-manipulated variables and the development of generalizations, extending its conclusions beyond the sample observed. जैसा कि हमारी रिव्यू ऑफ रिलेटेड स्टडीज में भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस में ये आपको नजर आता है. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिफाइंस एंड टॉक्स अबाउट व्हाट इज. It is used to obtain information concerning the current status of the phenomena with respect to variables or conditions in a situation. And the descriptive methods involve a huge range of data which we can get from survey which describes the status quo, क्या चल रहा है. The correlation study which investigates the relationship between variables and to developmental studies which seek to determine changes over time. ये जो आप सेकेंड पैराग्राफ स्लाइड पे देख रहे हैं, इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की पूरी रेंज दी गई है. यानी कि इसके अंदर एक तो हम जो सर्वे से डेटा लेते हैं वो कोरिलेशनल स्टडीज और डेवलपमेंटल स्टडीज तक हर तरह की स्टडी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हम काउंट कर सकते हैं. इसमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी आती है जो कि एक बिगिनिंग स्टेप रहेगा कि जिस पे पहले कभी रिसर्च नहीं हुई, जैसे कि आजकल का समय चल रहा है कि हम जानना चाह रहे हैं कि कोविड-19 के पेंडेमिक के कारण हमारा काम करने का स्तर किस तरह से बेहतर या बिगड़ा है. क्या हमारे टीचिंग स्टाइल्स चेंज हुए हैं, किस तरह के टीचिंग स्टाइल्स हमारे बदले हैं. एक डिस्क्रिप्शन ये भी हो सकती है कि हमने केवल एक ब्लैंक स्क्रीन को देखते हुए किस तरह से अपने अंदर मेंटल एडजस्टमेंट करी है कि हमें छात्रों के चेहरे या उनके हाव भाव को खुद इमेजिन करते हुए अपने प्रीवियस टीचिंग एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए हम जब पढ़ाने लगते हैं ऑनलाइन, तो उस समय हम किस तरह से उसी तरह से हम अपना संवाद जारी रखते हैं जैसे हम एक फेस टू फेस क्लास में हैं. और फिर उसमें हम स्टूडेंट्स को कैसे इन्वॉल्व करते हैं, बीच बीच में क्वेश्चन पूछकर, कोई चुटकुला सुनाकर, किसी का नाम लेकर, प्रश्न पूछकर. तो इसके ऊपर जो स्टडीज होंगी वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, जो वो फिनोमिना डिस्क्राइब करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेस जो अभी तक स्टडी नहीं किया गया है. So exploratory research work gives the survey and research design a better focus and significantly limits any unintended bias. This is the starting point of descriptive research. And I am told that exploratory research has already been covered by you, so I will not go into it. Briefly, if I want to enumerate a few points, it will be like that exploratory research may not have an hypothesis. Exploratory research will have lots of research questions. तो जब भी हम रिसर्च शुरू करें वो केवल कागजी कार्यवाही ना रह जाए, इसलिए एक प्रश्नों की सीरीज और एक मेजर रिसर्च क्वेश्चन हमेशा एक रिसर्चर के पास रहना चाहिए. उस मेजर रिसर्च क्वेश्चन के बिना आप रिसर्च प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे. सबसे पहले यही प्रश्न रहता है, व्हाट एम आई सीकिंग, मैं क्या ढूंढ रहा हूं, और जो मैं ढूंढ रहा हूं उसको फिर आप छोटे छोटे क्वेश्चंस में, छोटे रिसर्च क्वेश्चंस में कन्वर्ट करते हैं. तो एक रिसर्च क्वेश्चन जो है वो आपकी एक्सप्लोरेटरी स्टडी का सबसे बड़ा
साइन बोर्ड है, उसको वो आपको बार बार दिशा देता रहेगा और आपके टूल्स ऑफ रिसर्च, टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन और आपकी मेथोडोलॉजी को भी गाइड करेगा। ये मैंने अपने पिछले एफटीपी में सीखा है। जैसे आज मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में कुछ बताना था। ये एक स्क्रीनशॉट है कि मैंने क्या किया। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स में से किसी की आवाज भी सुनना चाहूंगी। क्या आपने वॉइंट टूल का नाम सुना है? एनीवन? हैव यू हर्ड ऑफ वॉइंट टूल? नो? वेल, नो मैम। सुना है? नो मैम। नहीं सुना? नो मैम। ओके, तो आपके पास अगर अभी ये लैपटॉप खुला है, आपका कंप्यूटर सामने है, तो मेरे साथ साथ एक एक्सरसाइज कीजिए। मैंने अभी इसको मैं मिनिमाइज कर रही हूँ जी। आप में से अगर कुछ लोग अपना कैमरा ऑन करना चाहते हैं तो एक बार कैमरा ऑन करिए और मैं आपके साथ अपनी पूरी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। आप गूगल पे जाके वॉइंट टूल टाइप करिए, वॉइंट टूल्स, VOYANT, वॉइंट, TOOLS। डॉक्टर पूर्णिमा, आप कर पा रही हैं? दीपा जी, दीपा भिष्ट, एनीवन? यस मैम, ट्राई ओके, कर रहे हैं। अरे वेरी गुड, डॉक्टर अतुल जी ने भी कर लिया। तो आपने वॉइंट टूल से किया, तो अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स में से, जैसे अब मेरे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक पूरा पर्चा था, मैंने उसको वहां पर पेस्ट कर दिया। ये मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अपनी टोटल स्क्रीन, और मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने क्या किया कि गूगल पे जाकर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ऊपर एक मैंने पूरा कंट्रोल C करके और वॉइंट टूल्स में कंट्रोल V में पेस्ट कर दिया। आप जैसे ही उसको एक कोई भी टेक्स्ट पेस्ट करते हैं और नीचे एक आपके पास आया था रिवील, है ना, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, जैसे जब आप वॉइंट टूल्स गूगल पे करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है, यहाँ पे लिखा है ऐड टेक्स्ट, राइट। तो इसमें अब मैंने ये पूरा पेस्ट कर दिया, एक पूरा आर्टिकल। आपके पास 5 पेपर हैं किसी चीज के, आप उसको इसमें पेस्ट कर सकते हैं और फिर ये आपको रिलेशनशिप्स और डेटा एनालिसिस का बहुत अच्छा तरीका, डिस्क्रिप्शन, डेटा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से देता है। अब मैं इसका ये जो क्लिक यहाँ पे करने वाली हूँ जहां लिखा है टिक रिवील, और देखिए कि जो पूरा आर्टिकल है वो मुझे कितने अलग अलग तरीकों से अब दिख रहा है। ये एक कोने में लिखा हुआ है साइरस, जिस तरह से क्लाउड रहता है। अब आप इस चीज को अगर देख रहे हैं तो इसमें देखिए कि बोल्ड कलर्स में और लार्ज फॉन्ट में क्या क्या चीजें आ रही हैं, रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव, और इसके आसपास जो जुड़े हुए शब्द हैं, क्या क्या शब्द जो जुड़े हुए हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैं देखना चाहती हूँ ये सब क्या है, तो ये देखिए मेरे पास ये टर्म्स आ जाती हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड, डेटा, कंडक्ट, सर्वे, स्टडी, क्वेश्चंस, केस, कैरेक्टरिस्टिक्स, डेमोग्राफिक, ऑब्जर्वेशनल, क्वांटिटेटिव, इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन। ये इस पूरे टेक्स्ट में वर्ड एनालिसिस एक तरह से सारा हमारे पास आ गया। ये एक पिक्टोरियल, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ये टर्म्स दे रहा है और लिंक्स हमें बताता है कि ये शब्द आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ये देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव, एग्जाम्पल्स, मेथड, डेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जर्वेशनल, केस, ये शब्द मेन आ रहे हैं। अगर मैं इनकी शब्दावली को और बड़ा करना चाहती हूँ तो मैंने ये कॉन्टेक्स्ट को और बढ़ाया, तो इसमें मुझे कुछ और शब्द मिले। हेलो, हाँ, एनी क्वेश्चन? आप एक बार करके देखेंगे इसको तो आपके लिए
पूरा नया दरवाजा खुल जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव जो डेटा रहता है आपके पास, जो आपके पास नरेटिव्स रहते हैं, इंटरव्यू का डेटा रहता है, उसको आप किस तरह से रिवील कर सकते हैं। और जैसे आपके पास क्वेश्चनियर में ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहते हैं, उसके जब अलग अलग जवाब आते हैं, उनको आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, किस तरह से आप उसका इन्फ्रेंस निकालें, तब आपको इस तरह के लिंक्स और इस तरह के चार्ट्स इस वॉयन टूल्स में मिल जाते हैं। क्या ये एक एग्जाम्पल सफिशिएंट है एक सॉफ्टवेयर का? ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लेकर एक स्लाइड पे लगाया था। आपने अक्सर देखा होगा बहुत से सेमिनार्स में, जब किसी प्लेसमेंट का है या कोई टीचिंग इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स का है, तो अगर आप उससे रिलेटेड लिटरेचर डालेंगे तो फिर इस तरह का सा एक पिक्चर आ जाता है, जो आपको बड़ा अच्छा सा लगता है कि अरे वाह, ये हम अपने ब्रोशर में लगाएं तो कितना अच्छा रहेगा। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए मैंने किया तो मुझे ये मिल गया। अगर मैं आगे करूं कोविड-19 के ऊपर, आप इंफॉर्मेशन लेकर इसमें डाल के देखिए किस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। कोविड-19 प्रिकॉशंस इन इंडिया, स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, द स्प्रेड ऑफ कोविड और द कंट्रोल ऑफ कोविड इन इंडिया, आप करके देखिए और देखिए किस तरह से हमारे पास विजुअल टूल एक ये बहुत बढ़िया है जो हमारे डिस्क्रिप्टिव डेटा को रिवील करता है। आई विल गो टू माय नेक्स्ट स्लाइड नाउ। जब भी हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करनी हो तो कुछ स्टेप्स हमारे अक्सर फॉलो करने के लिए ध्यान में रखने चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप तो किसी भी रिसर्च में रहता है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, राइट। तो जैसे अब मैंने एक आपको टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करके बताया, तो जो ये वॉयंट टूल है ये आपको रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का एनालिसिस करने में बहुत हेल्प करता है। लेट अस से कि आप difficulties of students in learning English, या इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज ESL के ऊपर जितने भी रिव्यू के पेपर्स हैं, रिलेटेड रिसर्चेस के पेपर्स हैं, उनको आप इसमें पेस्ट कर दीजिए। तो आपका जो वो साइरस और लिंक्स आएंगे, वहां से आपके पास पूरा एक साइनॉप्टिक व्यू आ जाता है कि जो इश्यूज हैं इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए, उसमें कौन कौन से की टर्म्स आ रही हैं। तो मैं बार बार इस चीज को इसलिए रेफर कर रही हूँ कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं और किसी के लिए सुपरवाइज भी कर रहे हैं, वहां पर हम इस नए टूल को यूज कर बहुत अच्छे से अपने रिव्यू को पढ़ सकते हैं, और उसी में से फिर हम जो इम्पोर्टेंट की वेरिएबल्स निकल कर आएंगे उनको हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में डालने से पहले अच्छी तरह से तय कर लें कि हम किस किस का रिलेशनशिप किस तरह से देखना चाहते हैं। हम इस प्रॉब्लम में एम्फोसिस ऑफ द स्टडी हमारा क्या होना चाहिए। तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम हमारा बनाने में भी हमें ये वॉयंट टूल हेल्प करता है। somehow मेरी सारी प्रेजेंटेशन इसकी तरफ इससे जुड़ती हुई नजर आ रही है मुझे, कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वो जो इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी कर रहे हैं, वो इकट्ठी करने में हमारे पास इस समय लाइब्रेरीज नहीं खुली हुई, तो हमारे पास केवल ये सॉफ्ट टूल्स ही हैं, ये सॉफ्टवेयर्स हैं, और हमारे पास इंटरनेट का माध्यम है। तो उसमें से हम कोई भी की टर्म टाइप करें, जैसे हम अडल्ट एजुकेशन टाइप करें तो कितने सारी चीजें खुल जाती हैं, लाखों खुल जाते हैं। तो उसमें से हमें क्या चीज चाहिए। तो अगर हम शुरू के 10 स्कॉलरली इंफॉर्मेशन लेकर और वॉयंट टूल में डालते हैं, तो हमें मालूम पड़ेगा कि की रिसर्चेबल टर्म्स कौन सी हैं, जो इस समय ट्रेंड क्या चल रहा है, और उसमें से जो हमें अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च करनी है उसके लिए कौन से वेरिएबल्स फायदेमंद हैं, कौन से वेरिएबल्स पे काम चल रहा है, और क्या चीजें जिस पे बिल्कुल काम नहीं हुआ जबकि आपके संदर्भ में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं, जितना आप उसको कॉन्टेक्चुअल बनाएं उतना ही सही है, क्योंकि रिसर्च हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमें कोई पर्चा ही छापना है, बल्कि हम शिक्षक हैं तो हम समाज से जुड़े हुए हैं, समाज में बदलाव से जुड़े हुए हैं, समाज को
समझने से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम के समय सॉफ्ट ये जो इंटरनेट इंफॉर्मेशन है इसके साथ साथ अपनी जिज्ञासा और अपने एनालिसिस को भी उतना ही ट्यून्ड इन रखना चाहिए। तो ये हमारा जो सेकंड स्टेप है, इसमें हम अवेलेबल इंफॉर्मेशन को सिफ्ट करते हुए अपने ध्येय को ना भूलें कि हमने ये रिसर्च किस लिए करनी है और इसमें हम क्या नया, एक चाहे वो बहुत ही छोटा सा ही कण हो इंफॉर्मेशन का, छोटा सा ही कण हो नॉलेज में वृद्धि का, लेकिन मेरी रिसर्च जो है वो उसकी ओर अग्रसर हो। अगला स्टेप रहता है कि हम इंस्ट्रूमेंट्स सिलेक्ट करें या डेवलप करें जो हमें डाटा कलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। तो डाटा कलेक्शन टूल्स एंड आइदर देयर सिलेक्शन और डेवलपमेंट, इसमें भी फिर से हम इंटरनेट की सहायता लेते हैं क्योंकि इस समय हमारे पास लाइब्रेरी नहीं है। तो उसमें भी हमारे पास दो तरह के हैं स्टेप्स। एक तो रहेगा कि आप जो अवेलेबल टूल्स हैं उनको स्टडी करिए और फिर उसको या तो अडेप्ट करें या उनकी स्टडी और उनके रिव्यू से, जिस तरह से आपने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम चुनी है बिल्कुल उसी तरह से आप अपना इंस्ट्रूमेंट डेवलप करने के लिए भी रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग टूल्स एंड टेक्निक्स करेंगे। और फिर आप एक अपने लिए एक रैशनल भी लिखेंगे कि व्हाई यू आर चूजिंग अ पर्टिकुलर टूल, स्टैंडर्डाइज्ड टूल, और व्हाई यू आर डेवलपिंग अ न्यू टूल। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में अक्सर हम क्वेश्चनेयर्स या एग्जिस्टिंग साइकोमेट्रिक स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स लेते हैं। आप अपनी स्लाइड्स को देखते हुए साथ में अपना चैट बॉक्स भी देख लीजिए। राइट, सो कमिंग बैक टू द स्टेप्स, ये सारे स्टेप्स हर रिसर्च में रहते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है। जब हम अपना टूल सिलेक्ट कर रहे हैं उस समय हमें अपने सैंपल का भी ध्यान रखना है। We have to be very clear about, will the tool be applicable if you are selecting a standardized tool? Will the tool be applicable to the target population? How will I get the sample? What will be the sampling procedure? Am I following the scientific procedure for collecting my sample, selecting my sample? Will it be possible to apply this tool of data collection on the sample? What will be the feasibility of collection of data? तो जो इसमें बुलेट नंबर 3 और 4 हैं, ये आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। ठीक है, और इसी के संदर्भ में जितनी भी आपको जानकारी, जितनी भी आप सोच एनालिसिस शुरू में लगाएं, उतना ही बेहतर आपका डिजाइन बनेगा कि आप अपना इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे। राइट, एंड देन द प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड एज यू विल डेवलप योर डिजाइन। You will collect the information, you will analyze the information, and then based on your results, you will generalize and give predictions. These are the simplified steps once again for you. The descriptive studies can be categorized into survey studies, relationship studies, and developmental studies. Survey studies can be of these many types. They can be school surveys used to gather data regarding internal or external characteristics of a school system. जैसे आपने अगर कोई रिसर्च करी है स्कूल में, तो मैं आपका उदाहरण सुनना चाहूंगी। हमारे इस ग्रुप में काफी पार्टिसिपेंट्स डॉक्टरेट हैं, तो अगर आपने किसी ने स्कूल सर्वे कभी किया है तो प्लीज अपना एग्जाम्पल शेयर करिए। मैम प्राइमरी स्कूल टीचर्स पे किया था सर्वे। क्या आपका प्रॉब्लम क्या था, रिसर्च प्रॉब्लम क्या था? बर्नआउट टेंडेंसी थी, बर्नआउट टेंडेंसी ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स। ओके, तो बर्नआउट का आपको ध्यान इस हिसाब से आया कि उन्होंने जितना लंबा एक्सपीरियंस होगा उतना जल्दी या उतना ज्यादा बर्नआउट होगा, समथिंग लाइक दैट? नहीं, उसमें और भी मेरे बहुत सारे वेरिएबल थे। उसमें उनका था एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग था, जॉब सेटिस्फेक्शन था, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल था। तो उसके रिलेशनशिप में था वो सर्वे।
राइट, थैंक यू, आपने शेयर किया। इसी तरह से मैंने एक रिसर्च करवाई थी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल्स इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड देयर इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये हमारे स्कूल के कैरेक्टरिस्टिक्स या स्कूल के सिस्टम से जुड़े हुए जो स्कूल सर्वेज होते हैं, ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे डिस्क्रिप्टिव सर्वेज किए जा सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव स्टडीज इन चीजों में हेल्प करती हैं। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि जो जैसे अभी जो मैडम ने टॉपिक बताया बर्नआउट वाला, जॉब सेटिस्फेक्शन वाला, तो इसमें आप देखेंगे कि टीचर्स बेहतर काम कैसे कर पाए, उनमें बर्नआउट कम रहे और जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा रहे, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। इस दिशा में मैडम की जो रिसर्च है वो एक प्रयास है। जब भी कोई टीचर सेटिस्फेक्शन और टीचर बेनिफिट्स की बात आती है, जहां पर टीचर सर्विस रूल्स की बात आती है, जब उनमें सुधारों की बात हो, उस समय ऐसी रिसर्चेस बहुत काम आती हैं। नेक्स्ट, जॉब एनालिसिस। दिस काइंड ऑफ सर्वे हेल्प्स टू स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जैसे कि इन दिनों एनसीटीई में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में सुधार की बात कही जा रही है। 2014 में जो गाइडलाइंस आई थी, उसके जो नोटिफिकेशन थी, उसके अकॉर्डिंग जो कोर्सेज चल रहे थे, उसमें 2 साल की बीएड, 2 साल की एमएड थी। और इस समय ये देखा गया कि दो साल के जो प्रोग्राम थे, उनसे बेहतर चल रहा है 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड प्रोग्राम। ऐसा कई रिसर्चेस ने रिवील किया। तो जब हम जॉब एनालिसिस देखते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं, तो हमें कार्य क्षेत्र में आने वाली कमियां और उसमें उसको एफिशिएंट कैसे बनाया जा सकता है, हम इफेक्टिव टीचर्स कैसे बना सकते हैं, ये हम टीचिंग जॉब की ट्रेनिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स का जॉब एनालिसिस का सर्वे भी करते हैं। Documentary analysis will be based on the documents which are available. They can be secondary and primary sources of information. Many a times we use documentary analysis in historical studies, and when we are doing a study of development of let us say vocational education in India, we will be following documentary analysis and describe how vocational education has developed in the schools over the years. And when we are trying to find out, when we try to do a evaluative study, that time we will give our judgments about what is good and what is not good. If you are doing an assessment, then we will use the documentary analysis to only tell what exists without giving any value judgments. इसी तरह से पब्लिक ओपिनियन सर्वेज भी होते हैं और कम्युनिटी सर्वे भी होते हैं। कम्युनिटी सर्वे जब आप कर रहे हैं, तो जो डेटा है वो कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को ज्यादा बीच में लेगा, और इसमें यूजुअली जो हम स्कूलों में या जो हम शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, वो हम कम्युनिटी सर्वे में ज्यादा नहीं जाते हैं, क्योंकि हम अपने इंस्टीट्यूशंस और उनसे जुड़े हुए स्टेक होल्डर से ही डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर जो इंटर रिलेशनशिप स्टडीज हैं, उसमें आ जाती हैं केस स्टडीज, कॉजल कंपैरेटिव स्टडीज एंड कोरिलेशनल स्टडीज। Case studies are important because they give you in-depth information about the individual situation in an institution or a personality. And the whole focus is to diagnose the condition, recommend corrective measures, and also to project the strengths of an institution, strengths of a personality, or strengths of an event, कि ये चीज जब हुई थी तो इसमें क्या क्या खूबियां थी। Recently I had a chance to evaluate a synopsis which was about case studies of wrestling coaches. So the researcher had taken the problem of describing the entire life, the behavior, the circumstances, the events, the facilitating and challenging situations in which this person
became a great coach? आई थिंक कोई गलती से माइक खुल गया था। जो आप कॉजल कंपैरेटिव स्टडीज की बात करें तो उसमें 2 ग्रुप्स रहते हैं जो कि अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में एकदम अलग अलग रहते हैं, लेकिन वहां पर हम कोई भी वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते और हम कॉज एंड इफेक्ट देखने की कोशिश करते हैं कि जिस एक फिनोमिना पर वो 2 ग्रुप्स डिफर कर रहे हैं उसके लिए केवल कारण रहेगा एक एट्रीब्यूट ग्रुप का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यूएसए में स्टडी हुई कि जो लोग एशियन एथनिक बैकग्राउंड के हैं वो मैथमेटिक्स में बेटर परफॉर्म करेंगे एज कंपेयर टू द पीपल हु आर फ्रॉम यूएस, दोज हु आर नॉट एशियन। ओके, तो जो पूरा सैंपल है वो रहा यूएस के स्कूल्स का ही, सभी एक ही जैसा करिकुलम पढ़ रहे हैं लेकिन उनकी केवल एथनिक बैकग्राउंड डिफरेंट है। इस तरह की जो स्टडी होगी वो कॉजल कंपैरेटिव स्टडी में आएगी। कोरिलेशन स्टडीज में हम डिटरमिन करते हैं अपने चोजन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप। कोरिलेशन स्टडीज में हमें कॉज एंड इफेक्ट नहीं पता चलता, हमें ये पता चलता है कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये सिग्निफिकेंटली रिलेटेड है कि नहीं, और अगर सिग्निफिकेंटली रिलेटेड हैं तो वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। Will anyone like to tell me what do we mean when we say the relationship between 2 variables is positive? Anyone? Yes, ma'am. May I? Please do. Means if the value of the one variable is increasing, automatically the another one will also increase. Means there will be the positive impact of one variable on the another variable. Correct variation होता है। Correct, correct. Will someone give me an example other than ma'am? Any example जब एक चीज बढ़े तो दूसरी भी बढ़ेगी। Let us say more the homework, more will be the stress, academic stress on the student. More the homework, more the academic stress. Right? Yes, ma'am. A positive correlation between the homework burden and the academic anxiety. मैम इसके मैथ्स और फिजिक्स में रिलेशन देते हैं, यदि मैथ्स में अच्छा करेंगे तो फिजिक्स में भी अच्छे मार्क्स आने के चांस बढ़ जाते हैं। Okay, that if study like this, we can say that on the basis of that result, हमें पता चल रहा है कि अगर मैथ्स में अच्छे नंबर आएंगे तो फिजिक्स में भी अच्छे नंबर आएंगे। This is the hypothesis which can be tested to find out whether there is a positive correlation or not. Right. Then further we come to the next category of descriptive studies, which are developmental studies. They can be growth studies, trend studies, or system development studies. The methods which we use in descriptive researches are observational methods, case study methods, and survey methods. This you know. And when we are using different kinds of methods, then the survey method is the one which will have a large sample and will invariably use a questionnaire, in which some cases may even be used for interview or focus group discussion to aid your survey. The content analysis method is where you are largely relying on documentary analysis or interviews, and then you analyze the content which you have collected from your sample. The relational study method, which includes case study, causal comparative, and correlational, has been discussed just now. And the developmental studies are of 2 types, longitudinal or cross-sectional. Cross-sectional would mean across various kind of, let us say, age groups. And longitudinal would mean that you have one sample and that sample is studied over a period of time. One study I would like to give as an example.
Mr. Dr. Sadkar is very well known in the field of gender studies. So he did a study about that those young girls who were toppers in class 9 or 10, how have they fared in the later stages of their life? Those girls who are toppers in the school, do they remain toppers throughout? So he found that the girls who are toppers in school, they show a decline in their achievement, and very few of them come up tops again in their working life also. And we all know there are so many reasons because of which girls who are toppers in their 10th class or 12th class exams cannot maintain that top position due to so many cultural reasons. Similarly, this same study can be replicated on a cross-sectional study as a cross-sectional study also, where we see that we take different samples within the same age group and see whether educational achievements and other achievements, they keep on growing across the cross-section or not. Then we have ethnographic or anthropological studies. Ethnographic study would be like where it is a participatory study in which the researcher is part of the situation, is immersed in the situation, is not away from the situation, is not standing on the side and doing an observation. Can you give me an example of an ethnographic study? I would like to quote one example. Change in attitudes and behavior in a drug abuse rehabilitation center. So to be an observer in a drug abuse rehabilitation center, the researcher will have to stay there, will be part of that system and then make observations. Will not just be a visitor who goes once with a questionnaire. That will be the major difference in such kind of studies. I have given details in my following slides regarding various kinds of these methods, and you can let me know whether you find it repetitive or would you like me to carry on with the same way? Hello? Am I connected or have I lost connection? Hello? Madam, we are having your voice. It's okay. Everything is normal. All right. Thank you. Thank you. So in the survey method, we have questionnaires. The participants answer the questions, which may be open-ended or closed-ended. And then this kind of survey, which is done with the help of a questionnaire, is to be reliable and valid. And for this, reliability and validity of the questionnaire must be established. When we say valid, it means the questions asked should be related to the problem and not beyond the problem. When we say reliable, it means that there should be a consistency in the answers of the respondents, no matter whether we ask them today or after 1 month, they should be giving the same kind of answers. In the observation method, there can be two categories, the field observation and the laboratory observation. Laboratory observation here does not mean a laboratory like chemistry or a physics laboratory. It can also mean that you make a school your lab, and whatever you are doing within that that laboratory-like situation. Field observation would mean that you are going into the bigger space outside your organization, and then you are observing, making observations and noting down. Now, when you are in the field, the more you merge with the field, you will be able to make natural observations.
in the laboratory there are controls, and we are able to replicate to some extent what is there in the natural form. In the natural form, there is no guarantee of very linear kind of experience. There can be many other disruptors, many new learning experiences, many disruptions. But in the laboratory, you can ensure a non-disruptive observation. The case study method is one in which there is in-depth study, as the name suggests. You may or may not have a testable hypothesis, and case study method allows you to have in-depth knowledge about any phenomena. You may not be able to determine a cause or effect, but you will be able to describe the case well. And case study, of course, is not for making any prediction, but it is there as an example. I will go above this. Causal comparative. This is also known as ex post facto research, because here what has to occur has already occurred. Okay, the investigation is into the issue or topic that looks at the effect of one thing or variable on the other. Example I had already given you, that the researcher is interested to say it is ethnic background among the students which is responsible for better achievement in mathematics, thereby making two groups, one of Asian ethnicity and other ethnic groups. Okay, and trying to establish whether those who come from Asia, they, because of their ethnic background, are achieving better in mathematics. Such a study will be a causal comparative study. So I come to the next paragraph of this. A causal comparative research identifies the cause and effect between people. In my example, between two kinds of people, based on the difference being because of ethnicity. This study is mainly focused on the relationship between two or more people and how it affects the correlation. I'll go beyond this. And okay, coming to how do we evaluate descriptive studies? My dear friends, by now in your review of latest studies and in your reading of various journals, you may have realized that if just by reading the title of a research paper, you are able to make out whether it is a experimental study or a descriptive study, a case study or a correlation study, isn't it? So when you are evaluating descriptive studies, these are the things which you should keep in mind. The critical examination of the source material, the technical terminology, how the hypothesis is formulated, whether the observation of the phenomena is possible with the occurrences in natural situations, and what are the factors which have to be observed, which have been observed, and what kind of generalization and predictions have been made. Usually, when a researcher has done a descriptive study, we want to know what are the educational implications of the study, who is going to benefit from this study, who is going to use the results of that study. So this part must be in the mind of the researcher right in the beginning. ये study किसके काम आएगी, right? I am looking for answer to a particular question, and the answer is going to benefit which group of stakeholders. This is the very important part of doing any descriptive study. Okay, now, friends, I have come to the last part of my presentation where I am giving you a small exercise. Are you all with me? Are you all with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so just look at the slide. I'm going to give you 4 examples and you have to tell me for each of these what kind of research method will be used. Okay? First one. Mr. Priya, a school psychologist would like to know how teachers view the consultation services. How can he improve the process? He wants to improve his process. So what kind of study, what kind of research problem will this be?
Exploratory. Yes, yes, you are right. Second, Miss Kaushal, a 4th grade teacher, has noticed that one reading group in her class has made considerable gains in comparison to other reading groups. Is this due to the new reading strategy that she has implemented? Now you see, Miss Kaushal is interested in comparing the achievement or the gains in reading because of 2 different strategies. What kind of research will this be? Survey. This will be an experimental. Experimental. Yes, experimental, where she is comparing where achievement is better, whether achievement is better due to the new strategy. It will be experimental. Good. Third one, Mrs. Walia, a high school principal, has asked one of the teachers on the staff, the teacher is Miss Sinha, to begin the academic school year by teaching the fresh students in her class study skills. Okay. So principal is telling the teacher that you must teach the students how to study. Okay. So what Miss Walia does, she randomly assigns students to Miss Sinha's class, and Miss Walia plans to collect data to determine whether students who are taught study skills early in their high school career earn higher grades at the end of the first semester, or who are not taught study skills. So here we have 2 groups, one which has been taught study skills and the other group which has not been taught study skills. What kind of study will this be? Ex post facto. Descriptive. Experimental one. Yes, it will be again experimental. Can I have the reasons why? Why it is not ex post facto? Because we are manipulating the fact. Yes, it is in because random assignment of the participants in the groups. That is there in both. Oh yes, it is. Randomization is only in experimental, not possible in ex post facto. True. This is one reason. And second reason is that we are also manipulating the variable of giving them skills and not giving them skills. Yeah. Yes. Right? Yes. So this is independent variable is not controlled here. Sorry, what is इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं जबकि एक्स पोस्ट फैक्टो में नहीं कर सकते हैं. Right. And then another example, Mr. Johar, a 10th grade maths teacher, has noticed that students who earn lower grades on the homework assignments in his class often share that they spend hours each night on social networking website. जिनके कम ग्रेड आते हैं होमवर्क असाइनमेंट्स में, वो अपना ज्यादा समय सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर व्यतीत करते हैं. So Mr. Johar wonders what the relationship is between the scores student earn in his class on their homework assignment and the amount of time they spend each week on the social networking websites. सर्वे भी हुई और इसके अंदर हम कोरिलेशन भी आ जाएगा ना. कॉज एंड इफेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट टाइप, मतलब कॉज एंड इफेक्ट तो उतना नहीं कह पाएंगे पर रिलेशनशिप आएगा कि लोअर द स्कोर हायर द टाइम. दैट कैन बी इन हाइपोथेसिस हियर. Yes, that hypothesis which he can test. So this is one more example, and with this I come to the last slide of my presentation, where I have shared with you the references which I have used along with the Voyant Tools website. I have consulted John West, Creswell, Lokesh Kaul and Karlinger, along with my experience, for which I do not have any written source right now. And with this, I will stop this. Yes. Any questions? Any more questions?
I would like to know from the participants any 1 or 2 new things that they may have learned in this presentation which they did not know. First of all, about that app we have learned, Voint. And first thing is that. Yes, ma'am. Voint tools. This is the new one. And this is very beneficial for us also, ma'am. Yes. So I'm glad that through descriptive research, I could show you a visualization tool, and that could also gain, and that way I could also gain your attention, because every teacher has to find a way in which she can keep her students alert. And I could use my latest learning tool in that. Besides that, I think the exercise which I tried to incorporate in the presentation also helped you to think a little rather than only listen. Yeah, thank you. Thank you very much, ma'am. अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए जाएंगे. हमारे आज 2 एक्सपर्ट और भी हैं, वो भी ज्वाइन करने वाले हैं हमारे साथ. आपका बहुत बहुत आभार. आपने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के विभिन्न पक्षों को और उनके विभिन्न जो उनके भाग हैं उनको हमें बहुत अच्छे से आपने समझाया, एग्जाम्पलीफाई किया और इजी टू अंडरस्टैंड बनाया हमारे लिए. उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं. थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर एफर्ट्स एंड फॉर गाइडिंग अस इन ए वेरी लाइटी मैनर, कि हमें मुश्किल भी नहीं लगा और हमारे लिए आसान भी हो गया.